नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ BPCC 134 के हवाले से, जहाँ हमारी बातचीत हो रही है तहकीक से मुतालिक। जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने गुफ्तगू की तहकीक के बारे में, और वो भी नफ्सियाती तहकीक, कि नफ्सियात में तहकीक कैसे की जाती है, उसकी क्या अहमियत है। इसी सिलसिले में आज हमारी गुफ्तगू होगी तहकीक के एक दूसरे तरीके की, यानी कि आज तहकीक के तरीक़ों के बारे में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें आज हमारी शुरुआत होगी मक़दारी तहकीक से। नाज़रीन, मक़दार लफ्ज़ से आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। मक़दार का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन करके ये जान सकते हैं कि वो चीज़ कम है, ज़्यादा है या कैसी है। तो तहकीक में भी, ख़ास करके नफ्सियाती तहकीक में, मक़दारी तहकीक का एक अहम तरीका माना जाता है। यानी कि जब हम तहकीक करते हैं तो उसमें बाकी तरीक़ों के अलावा, या ये कह सकते हैं कि बाकी तरीक़ों के साथ साथ मक़दारी तहकीक का भी अपना एक अहम मक़ाम है और उसकी अपनी एक अलग ख़ासियत है। तो मक़दारी तहकीक क्या है? मक़दारी तहकीक क्या है? इसे किस तरह से अंजाम दिया जाता है, या इसे करने का और कौन-कौन सा तरीका है, इन सब पहलुओं पर हमारी गुफ्तगू होगी आज के इस क्लास में, और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो सवाल ज़हन में आता है वो है कि आखिर ये मक़दारी तहकीक क्या है? किस चीज़ को या किस तरीके को हम मक़दारी तहकीक कह सकते हैं? इसकी ख़ुसूसियत क्या है, इसके इक़साम क्या-क्या हैं, ये सारे सवालात ज़हन में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने के लिए कि आखिर मक़दारी तहकीक क्या है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मक़दार यानी कि हम इसमें किसी चीज़ को गिन सकते हैं। तो तहकीक में क्या गिन सकते हैं? मक़दारी तहकीक को मौज़ू से ताल्लुक़ अददी आदाद और शुमार के जमा करने के लिए जाने वाली मुनज़्ज़म तहकीकात के तौर पर कहा जा सकता है। मालूमात का तज्ज़िया करने के लिए शुमारियाती और रियाज़ियाती तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। शुमारियाती और रियाज़ियाती दो चीज़ें यहाँ पर है, एक है शुमारियाती और दूसरा है रियाज़ियाती। यानी कि अगर हमारे सामने कुछ डेटा या कुछ आंकड़े जब आते हैं तो हम उससे कैसे कुछ नतीजा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जब हमने डेटा रख दिया, मान लीजिए कि किसी तहकीक के बाद हमें कुछ आंकड़े मिल जाते हैं, तो उन आंकड़ों की मदद से हम कैसे जानेंगे कि हमारी तहकीक का रुख किधर है। हमने तहकीक के लिए जो हाइपोथेसिस बनाए हैं, जो मफरूज़े तैयार किए हैं हमने, वो कितने हद तक सही हो रहे हैं, उसकी हद क्या है, इन सब बातों की जानकारी मक़दारी तहकीक के ज़रिए मिल सकती है। तो मक़दारी तहकीक के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि इसकी ख़ुसूसियात को बयान करने, इर्तिबात तलाश करने या मफरूज़ों की जांच के लिए अददी डेटा इकट्ठा करना और तज्ज़िया करना। तो मक़दारी तहकीक क्या है कि हम जो मफरूज़े तैयार करते हैं या किसी ऐसे जो हमारे प्रॉब्लम है, जिस पर हम तहकीक करना चाहते हैं, उसको अच्छे से बयान करना, उसके इर्तिबात को तलाश करना, इन सब के लिए मक़दारी तहकीक के ज़रिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, और उन आंकड़ों की मदद से उन आंकड़ों का हम तज्ज़िया करते हैं। जैसा कि अभी बताया हमने कि शुमारियाती और इस्तिराती, ये दोनों तरीकों से हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, डेटा का तज्ज़िया करते हैं, और आंकड़े से उसकी तज्ज़िया से, उसके एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि हमने जो तहकीक किया
या हमारी तहकीक का जो मसला था वो उसका हल किस तरफ जा रहा है, वो कैसे उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जो हमने मफरूज़े बनाए वो सही साबित हुए या गलत साबित हुए, सही अगर साबित हुए तो किस हद तक सही साबित हुए, गलत साबित हो रहे हैं तो किस हद तक गलत साबित हो रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी मकदारी तहकीक की मदद से मिल सकती है। इसके अलावा मकदारी तहकीक नमूने लेने के तरीके इस्तेमाल करते हुए मौजूदा और मुमकिना सार्फिन से मालूमात इकट्ठा करती है और मिसाल के तौर पर ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन पोल्स और सवालनामे भेजती है। इस किस्म की तहकीक की एक अहम खसूसियत ये है कि नताइज को अददी शक्ल में दिखाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो नतीजे हमें हासिल होते हैं उसे अददी शक्ल में पेश करने की जिम्मेदारी या जरिया मकदारी तहकीक ही होती है। अगर हम मकदारी तहकीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो नतीजे मिलते हैं उसे हम अददी शक्ल में इख्तियार कर सकते हैं, अददी शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। और इसको इसमें जो हमारे मसाइल होते हैं उस मसाइल से जुड़े हुए जो हम आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन पोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सवालनामे हम व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए भेज सकते हैं और उससे हम जवाबात हासिल करके उसके बारे में कुछ नतीजे निकाल सकते हैं, अददी नतीजे निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने सर्वे किया तो सर्वे करने पर हमें ये जानकारी मिल सकती है कि लोगों का रुझान है वो किस फीसद तक जा रहा है। मान लीजिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों पर करना सही हो रहा है या उसका गलत असर पड़ रहा है। तो इस नतीजे को जानने के लिए हम अगर एक सर्वे करना चाहें, अगर एक सर्वे करते हैं तो हमें उस पर उसके नतीजे आंकड़े की शक्ल में मिलते हैं और उसको उसको हम अददी शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि इतने फीसद लोगों ने इसके बारे में अच्छा कहा, इतने फीसद लोगों ने इसके बारे में बुरा कहा या गलत इसको ठहराया या इसका कोई असर नहीं आया। तो इसको हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि इस पर चूंकि बहुत कम फीसद लोगों ने इस पर अपने नतायज जो है वो जाहिर किए या इस पर बिल्कुल नहीं अपने जो असरात थे या जो उनके ख्यालात थे उनको उन लोगों ने बिल्कुल अगर नहीं जाहिर किया तो इसको भी हम जीरो की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हम अपने किसी मसाइल से जुड़े हुए मसाइल के बारे में कोई हल निकालना चाहते हैं या उससे जुड़ा हुआ तहकीक करते हैं तो उसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं और आंकड़े इकट्ठा करने के बाद हम उसे अददी शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। अब मकदारी तरीका की खुसूसियात क्या है? जो मकदारी तहकीक होते हैं उसकी जाहिर है कि जब उसके बारे में बताया गया कि इसके बारे में हम अददी शक्ल में इसको जाहिर कर सकते हैं और इससे हमारे जो मसाइल हैं जिन मसलों पर हम तहकीक करना चाहते हैं उसके बारे में हमें अददी आंकड़े इकट्ठा हम करते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे, कुछ इसकी खुसूसियात ज़रूर होंगे। तो इसकी क्या ख़ास बातें हैं, इसकी खुसूसियात क्या है? इसकी खुसूसियात जानने के लिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात ये होती है कि हमारे सामने बहुत सारे वसाइल, बहुत सारे ज़रिए होते हैं जिसकी मदद से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, डेटा जो है वो हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब हम मकदारी तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो टूल्स होते हैं, हमारे जो औजार होते हैं, जो हमारे जो तरीके होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो पहले से बिल्कुल उस ढंग से बने हुए होते हैं जिसमें कि हम अपनी तरफ से कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। यानी कि हम पहले से एक तयशुदा
पैमाना इकट्ठा करते हैं कि इसमें इसी के हिसाब से हम जो डेटा इकट्ठा करेंगे या हम हमारे मसाइल जो हैं उसके बारे में जो हमारी जानकारी होगी वो इसी के ज़रिए होगी। इसलिए इसमें सबसे पहले इसमें जो हम जिस औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिस ज़रिए का इस्तेमाल करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और उसके बाद हमें जो आंकड़े मिलते हैं वो नंबर में मिलते हैं, मिकदार में मिलते हैं, क्वांटिटी में मिलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमें जो आंकड़े मिलते हैं, जो डेटा हमें मिलते हैं, वो मिकदार में हासिल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नमूने का आकार होता है, यानी कि जो नमूना हमारा छोटा है, बड़ा है, इस पर भी हमारी नज़र होती है, क्योंकि अगर हम मिकदारी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमूने के साइज का भी बहुत असर पड़ता है, और नमूने के साइज के हिसाब से ही मिकदारी जो तरीका है या मिकदारी जो तहकीक है वो सही या गलत हो सकती है, या उसका उस पर असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ जो पहले से जो मताला किया जाता है उसका भी मकदारी तहकीक पर असर पड़ता है, या मकदारी तहकीक में उसका इस्तेमाल उसको शामिल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जो नतीजे निकल के सामने आते हैं वो उस पर हम काफ़ी हद तक भरोसा कर सकते हैं। क्यों क्यों भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ये जो नतीजे हमारे सामने आते हैं वो मकदार में होते हैं, वो शुमारियात में शामिल होते हैं, और हम उनको जब जाहिर करते हैं या उनको हम उस नतीजों के ज़रिए अपने मसाइल को की एनालिसिस करते हैं तो वो काबिल भरोसा होता है और काबिल यकीन हो जाता है। और तब हम जो जब उस नतीजे को आम करते हैं तो ये ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर आम किया जा सकता है। तो यहाँ पर मकदारी जो तरीका होता है उसकी अपनी खासियत होती है, उसकी अपनी खुसूसियात होती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो शामिल होती हैं, जिसकी वजह से उस पर इस तरीके से किया हुआ जो तहकीक होता है उस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसमें मकदार को शामिल किया जा रहा है, उसमें उसकी मकदार को दिखाया जा रहा है कि अगर किसी मसाइल का कोई हल हम मकदार में निकाल के दिखाते हैं तो वो ज़्यादा भरोसे के काबिल होता है, और वो ज़्यादा साइंसी भी माना जाता है, क्योंकि साइंस को सबूत की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ लफ्ज़ों से या सिर्फ बयान कर देने से हम किसी चीज़ को साइंसी नहीं बना सकते हैं। साइंसी कहने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें हमारे सामने उसके लिए सबूत हो, और उस सबूत पर जब हम तहकीक करें तो हमें वही नतीजे मिले जो पहले से दिखाया जा रहा है या पहले से बताया गया है, तब उस नतीजे को हम साइंसी नतीजा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम मकदारी तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हमें नतीजे हासिल होते हैं वो ज़्यादा साइंसी हो सकते हैं। इसकी खुसूसियात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इसमें वाज़ेह तौर पर बयान करदा तहकीकी सवालात होते हैं। सबसे पहली खासियत तो ये है कि हम यहाँ पर जो मसाइल, जो मसला रखते हैं, जो सवालात रखते हैं, यानी कि हम जो प्रॉब्लम रखते हैं, यानी और उस प्रॉब्लम पर, उस मसले पर जो हम तहकीक शुरू करते हैं, तो वो तहकीक बिल्कुल साफ-साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह तौर पर बयान करदा होती है। यानी कि उस मसाइल को पढ़ के, उसको समझ कर के ही ये समझा जा सकता है कि किस मसले पर तहकीक की जा रही है और उसका मकसद क्या है और इससे क्या हासिल हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जब हम मकदारी तरीका का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने जो मसले आते हैं या जिस मसले पर हम तहकीक शुरू करते हैं वो तहकीक अच्छे तरीके से बयान करदा होती हैं, वाज़ेह तौर पर बयान करदा होती हैं, यानी कि उनको अच्छे से लिखा जाता है और अच्छे से पढ़ कर ही उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। दूसरी सबसे ज़्यादा जो ख़ासियत होती है, वो ख़ासियत ये है कि हम जो नमूना इस्तेमाल करते हैं अपने तहकीक के लिए, यानी कि जब हम तहकीक करते हैं तो नाज़रीन आपको पता है कि हम पूरी जमात पर तहकीक ना करके कुछ उसमें से कुछ नमूने उठा लेते हैं और उन नमूनों पर हम अपनी तहकीक करते हैं, क्योंकि पूरी जमात पर तहकीक करना
कभी कभी बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। और जब जमात छोटी हो तो अगर पूरे जमात पर किया जा सकता है, लेकिन जब हम बड़ी से मुतालिक कोई मसला उठाते हैं और तो उस पे हम पूरी जमात को अगर अपने तहकीक में शामिल करना चाहें तो ये नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसे में हम नमूनों का सहारा लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पिछले कुछ क्लासेस में भी हमने बताया कि नमूने कैसे लेते हैं और नमूने की क्या अहमियत होती है तहकीक में। तो मकदारी तहकीक में जो नमूने हम लेते हैं वो नुमाइंदा होते हैं, ज्यादातर उस जमात का नुमाइंदा होते हैं जिस जमात से हमने नमूना लिया है या नमूने को हमने उठाया है। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा नुमाइंदगी होगी, जो नमूना हम लेते हैं अगर उसकी नुमाइंदगी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी है, तो हमारी तहकीक ज्यादा सही होने की गुंजाइश होती है। उस पर जो नतीजे हमें निकलते हैं उससे उस पर ज्यादा भरोसा करने के वो काबिल होता है और काबिल यकीन हो जाता है। तो इसलिए नमूने की नुमाइंदगी एक अहम रोल अदा करती है, जो कि मकदारी तरीके में हमें इस चीज का शर्फ हासिल होता है कि हमें हमारे जो नमूने होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी करते हैं अपनी पूरी जमात की। इसके बाद जो खासियत है तो वो खासियत ये है कि इसमें जो मुतगरात हम उठाते हैं तो उन मुतगरात में हम या तो उसे काफी हद तक अपने काबू में कंट्रोल में कर लेते हैं या उसमें उतार चढ़ाव हेरा फेरी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें लगने लगता है कि किसी मुतगरात को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए तो हम उसे बढ़ा देते हैं, या अगर कभी लगे कि उसे कुछ कम कर देना चाहिए तो हम उसे कुछ घटा भी सकते हैं। और अगर हमें ये महसूस होने लगता है कि जिन मुतगरात को हमने अपने तहकीक में शामिल किया है उसमें वो हमारे तहकीक पर बेजा असर डाल रहे हैं, या उन मुतगरात कुछ ऐसे मुतगरात हैं जो हमारे तहकीकी मुतगरात को मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तहकीक जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो ऐसे में हम उन मुतगरात को काबू भी करने की खासियत रखते हैं, जो कि मकदारी तहकीक में खास तौर पर देखी जाती है। जब हम मकदारी तहकीक का इस्तेमाल करते हैं तो ये गुंजाइश ज़्यादा होती है कि हम कुछ मुतगरात को अपने काबू में करें, कंट्रोल कर लें उन्हें, ताकि हमारे जो तहकीकी मुतगरात हैं उस पर उनका असर ना पड़े या उसकी वजह से हमारी तहकीक जो है वो मुतासिर ना हो। और कब अगर हमें ये लगता है कि हमारे जो मुतगरात हैं उनमें कुछ बदलाव करके भी हमारी तहकीक बेहतर हो सकती है, तो हम उस बदलाव को भी करने के काबिल होते हैं इस तरह की तहकीक में, जहाँ पर हम अपने मुतगरात में, अपने चुने हुए मुतगरात में जो कि हमारी तहकीक में जिनका अहम रोल होता है, जो कि आज़ादाना और नानसर दोनों तरह के मुतगरात होते हैं, उसमें हम उतार चढ़ाव या बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए गए स्ट्रक्चर्ड और मयारी टूल्स, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि जिन औजार का, जिस टूल्स का, जिस पैमाने का हम इस्तेमाल करते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि औजार के बिना, स्केल के बिना या जो टूल्स हैं अलग अलग उसके बिना हम आंकड़े इकट्ठा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि हम सर्वे करना चाहते हैं तो सर्वे करने के लिए भी हमें कुछ सवालात चाहिए और उन सवालात को हमें भेजना पड़ता है, या तो हम किसी सोशल मीडिया के जरिए से भेजें या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन करें हम उसको या ऑफलाइन करें या फिर डाक के जरिए हम उनको उसको भेजना चाहें। तो लेकिन उसके लिए हमें एक तयशुदा सवालात का एक पैटर्न चाहिए होता है जिसके बिना पर या जिसके जरिए हम वो सर्वे करते हैं। तो यहाँ पर जब किसी भी तरह की का अगर हम किसी भी तरह की जो तरीके को का इस्तेमाल करते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो हमें हमारे सामने कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ औजार की जरूरत पड़ती है, कुछ स्केल की जरूरत पड़ती है, कुछ पैमाने की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो हमें यहाँ पर उस तरह के स्केल का, उस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना है जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि जिसकी पहले से
बने हुए होते हैं जिसमें हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं, कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हम अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं तो पहले से हम सवालात तय करके रखते हैं कि हर आने वाले से या हर जिससे इंटरव्यू लेना है उससे हम 10 सवाल करेंगे, और उस 10 सवाल, वो 10 सवाल भी पूरे लिखे हुए हमारे सामने होते हैं, पूरे पैटर्न के साथ होते हैं कि ये उस 10 सवाल में ये सवाल होंगे। तो 1 से लेकर के 10 सवाल हम उसमें पूछ सकते हैं, और उसमें पूछते हैं और हर आने वाले से हम 10 ही सवाल करते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न इस्तेमाल होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन अगर हम इंटरव्यू करना चाहते हैं और हमारे सामने किसी तरह का पैटर्न नहीं है, किसी तरह का की बंदिश नहीं है कि हमें 10 ही सवाल करने हैं, तो आने वाले से हम 5 सवाल भी पूछ सकते हैं, आने वाले से हम 15 सवाल भी पूछ सकते हैं, या आने वाले से हम अपने सब्जेक्ट से अलग तरह के सवालात भी करने के लिए आजाद होते हैं। तो ये हो, इसको हम खुला इंटरव्यू कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम स्ट्रक्चर्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे सामने बंदिश होती है कि जो जिस तरह का टूल या पैमाना हमने अपने रिसर्च के लिए चुना है, उसको हम उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई और हेर फेर नहीं कर सकते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि जो हमें नतीजे मिलते हैं वो बड़े वो उनके ज्यादा सही होने की या उसमें हेरा फेरी करने की गुंजाइश कम होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो हम डेटा इकट्ठा करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड और मयारी होते हैं, यानी कि पहले से उसके बारे में सब कुछ तय होता है और उस तयशुदा मयार के हिसाब से हम आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं। जो दूसरी खासियत अब निकल के सामने आती है वो ये है कि मकदारी तरीका या मकदारी तहकीक काबिल एतमाद और दुरुस्त है। नाजरीन, जाहिर है कि जब हमारे टूल्स मयारी हैं, जब हमारे टूल्स स्ट्रक्चर्ड हैं जिसमें हम अपनी तरफ से कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, अगर आपने एक सवाल का सही जवाब दिया है तो उसके लिए हम आपको 1 नंबर देंगे, ये हमारे टूल्स में वाजे है। हमने जो पैमाना उठाया है वो वाजे है, लिखा है उसमें, और उसके हिसाब से जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं, अपने आंकड़े को इकट्ठा करते हैं, तो जो स्केल या जो जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उस टूल के बिना पर जो हम आंकड़े निकालते हैं, जो नतीजे निकालते हैं, वो भी मयारी होते हैं, क्योंकि उसमें हमारी तरफ से तो कोई जोड़ तोड़ हुआ ही नहीं। उसमें पहले से लिखा हुआ है कि अगर 5 नंबर आता है तो उसको इतना नंबर दिया जाएगा, अगर 4 नंबर वो लाता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा, उसको अगर वो 3 नंबर लाता है तो उसको बीच का मानते हैं। तो ये पहले से तय है, हमारी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं है। तो इस बिना पर जो नतीजे हम निकालते हैं वो दुरुस्त है और काबिल एतमाद है, भरोसे के लायक है, जैसा कि हमने आपको बताया। और चूंकि एक काबिल एतमाद है, भरोसा उस पर ज्यादा किया जा सकता है, इसलिए वो ज्यादा साइंसी हो सकता है, ज्यादा यकीनी हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ी खासियत यहाँ ये पर ये होती है मकदारी तहकीक की, कि अमूमी कबूलियत, यानी कि उसको हम आम तौर पर लोगों पर लागू कर सकते हैं। यानी कि जब हमारे सामने जो नतीजे आते हैं तो उन नतीजों के बिना पर हम, चूंकि हमने कुछ नमूनों के पर अपने तहकीक को अंजाम दिया हुआ होता है, और उन नमूनों के बिना पर जो हमें नतीजे हासिल होते हैं उसे हम उस पूरी जमात पर लागू कर सकते हैं। इस बात की गुंजाइश ज्यादा होती है कि चूंकि मकदारी तरीका का इस्तेमाल किया गया है, मकदारी तहकीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके जरिए जो हमें नतीजे मिल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी करते हैं, वो जो नमूने हमने उठाए हैं वो अपने जमात की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए इस पे जो नतीजे आए हैं वो भी पूरी जमात पर लागू किए जा सकते हैं। तो अमूमी कबूलियत इसकी होती है। अब जब इतनी सारी इसकी खासियत है, इसकी खसूसियात के बारे में हमें पता चल चुका है, तो इसकी ताकत का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि मकदारी तहकीक की ताकत क्या है। तो ताकत ये है कि इसे ये इस तरह की
ایک تکنیک ہے یا یہ ایک طریقے کا طریقہ ہے جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو آنکڑے اکٹھے کرتے ہیں اور جو جس طریقے سے ہم لوگوں کے بارے میں جانکاری جمع کرتے ہیں تو اس کا ہم تجزیہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ سب مقدار میں ہوتے ہیں اور معیاری طور پہ معیاری طریقے سے کہ معیاری پیمانے پر کیے گئے ہوتے ہیں تو انہیں ان کا ہم انالیسس کرنا یا اس کے بارے میں کچھ جانکاری کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں ہم کچھ شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں کیونکہ جب جو شماریاتی جو تکنیکیں ہیں جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو نتیجہ ہے جو ہماری تحقیق ہے وہ اس کا رخ کدھر ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا ہم نے جو مفروضے بنائے تھے وہ کس حد تک ثابت ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آبجیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ سائنسی طور پر زیادہ صحیح مانا جا سکتا ہے کیونکہ اسے کوئی بھی کر کے دیکھ سکتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو پیمانے ہوتے ہیں ہم نے جس شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے اسے دوسرے لوگ بھی آسانی سے اپنا سکتے ہیں اور اپنا کر کے اس کو دوبارہ سے اس تحقیق کو اپنے طریقے سے کر کے وہ ہمارے نتیجوں کی جانچ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ نتیجے صحیح ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں. اگر غلط ہوئے ہیں تو کیوں کر غلط ہوئے ہیں اور صحیح ہوئے ہیں تو کس حد تک وہ صحیح ہوتے ہیں. تو یہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر اس بھروسے کے قابل ہوتا ہے. ایک یہاں پہ بات ہو گئی. دوسری بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمیں آنکڑے ملتے ہیں وہ سب نمبر میں ملتے ہیں عددی ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں ہم دیکھ سکتے ہیں گن سکتے ہیں اور نمبر کے طور پر انہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. جو مفروضے ہم بناتے ہیں اس کے ثابت ہونے کی گنجائش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ جو مفروضے ہم نے بنائے وہ قبول ہوئے یا اس کی قبولیت نہیں ہوئی یعنی کہ وہ ان کو ہم نے اپنایا یا نہیں اپنایا گیا. تو اگر اپنایا گیا تو کس حد تک اپنایا گیا اس کے نمبر کیا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اور اگر نہیں تو پھر اس کی وجہ کیا ہے اور وہ کس حد تک نہیں وہ غلط نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسے اپنایا نہیں گیا ایسا کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو نتیجے آتے ہیں اس کو ہم عام کر سکتے ہیں اور ہم اپنے جو نمونے لیتے ہیں اس کا جو سائز ہوتا ہے اس کو ہم اچھے نمبر میں لے سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر نمبر یا جو عدد ہوتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ نمبر پر ہمارے نمونے لیے جاتے ہیں تو اس بات کی گنجائش کم ہوتی ہے کہ نمونے لینے میں جو غلطی ہو سکتی ہے وہ غلطی نہ ہو یا بڑے پیمانے پر جب ہم نمونوں کا استعمال کرتے ہیں یا جب ہمارے جو نمونے ہوتے ہیں ان کا جو سائز ہے ان کا جو آکار ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس پر جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بھروسے کے قابل ہوتے ہیں یعنی کہ زیادہ بھروسے مند ہو سکتے ہیں. اور ایک اور اچھی بات یا اس کی ایک طاقت کے طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مقداری تحقیق میں چونکہ ہم معیاری پیمانوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ پیمانے آلریڈی پہلے سے ہی اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں تو چونکہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں اس لیے اس کے ذریعے سے ہم جو آنکڑے اکٹھا کرتے ہیں وہ دوسرے تحقیقی طریقوں کے مقابلے زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب ہم ان پیمانوں کو لے کر کے آن لائن سروے کے ذریعے اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہمیں کم وقت میں بہت سارے آنکڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم ان پیمانوں کو لے کر کے اگر بہت سارے لوگوں کے بیچ میں بانٹ دیتے ہیں اور ان سے بھر کر کے اس کو دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایک ساتھ ہمیں 100 200 1000 تک کے بھی جو آنکڑے ہیں وہ ہمیں اسی وقت میں حاصل ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جلدی ڈیٹا جو ہے ہمارے آنکڑے جو ہیں وہ ہمیں جلدی مل جاتے ہیں جس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور کم وقت میں زیادہ آنکڑے اکٹھے ہونا کا فائدہ ہمیں مل جاتا ہے. اور
इस बात की गुंजाइश बहुत कम होती है कि इंसान का या जो तहकीक करता है उनके अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपनी पसंदगी, अपनी नापसंदगी का असर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों हमारा जो पैमाना जिसका हम इस्तेमाल करते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, वो भी मयारी और स्टैंडर्डाइज होते हैं। उसे हम सिर्फ उठा करके लोगों तक पहुंचा देते हैं या उसके जरिए हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। उन आंकड़ों का से जो हम उसका जो एनालिसिस करते हैं, जो उसका उससे नतीजे निकालते हैं, उसका वो भी मयारी होते हैं, वो भी स्टैंडर्डाइज होते हैं, और उसी बिना पर हम नतीजे निकालते हैं। और उन नतीजों को जब हम शुमारियाती तौर पर उसकी जांच करते हैं तो उसमें भी हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अपनी तरफ से जब हम नहीं कर सकते हैं कुछ उसमें, तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं बनती है कि हमारी सोच का, हमारी पसंदगी का, हमारे ख्यालात का किसी नमूने पर या किसी तरह के पैमाने पर कोई असर पड़े। तो इस चीज से ये मकदारी जो तहकीक है वो काफी हद तक बच जाता है कि हम हमारे या जो भी तहकीक करदा है उनकी अपनी सोच का असर दूसरे के ऊपर या उसके ऊपर जो कि जो जिससे हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि नतीजे इसी वजह का नतीजे जो है वो काबिल एतमाद होते हैं। और उनका उन उन नतीजों का इस्तेमाल ज्यादातर लोगों पर किया जा सकता है, या उन नतीजों को इस काबिल माना जाता है कि वो ज्यादातर लोगों पर लागू किया जा सके, क्योंकि ये ज्यादा सही साबित हो सकते हैं, दुरुस्त साबित होते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई जोड़ तोड़ अपनी तरफ से जो तहकीक करता है वो नहीं करता है। अब इसके बाद इसकी ताकत के तौर पर यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर हम जो भी आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो भरोसेमंद होते हैं और सही होते हैं। और जिस जब हम उन आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जब हम नतीजे निकालते हैं, उसको बहुत बड़े पैमाने पर जब उसके उसके हम परख करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा बड़े पैमाने पर उसे लागू किया जा सकता है या वो सही साबित हो सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि जल्दी आंकड़े आंकड़े इकट्ठा करने का ये तरीका होता है, और किसी भी किस्म की हम तहकीककर्ता की सोच से वो बरी होता है। कभी भी इसको दोबारा से हम चेक कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो जांच, अगर हमने कोई तहकीक किया और तहकीक करके उसके नतीजे निकाल करके हमने उसे आम कर दिया, तो जब हम उस तहकीक को आम करते हैं तो कोई भी दूसरा इंसान या दूसरा तहकीक करता उसकी जांच दोबारा कर सकता है, और उसको उसको जांच करके सही या गलत, उसकी जांच को सही या गलत ठहरा सकता है। सीधे तौर पर उसी बात का इसमें एनालिसिस किया जाता है जिस बात से या जिस चीज के लिए वो तहकीक की जा रही है, यानी कि बाकी चीजों का असर इस पर कम पड़ता है। हम सीधे सीधे अपने उस मसाइल के बारे में ही, उस मसले पर के बारे में ही बात करते हैं या उसी का एनालिसिस करते हैं जिसका जिसके बारे में हमने तहकीक की है या तहकीक का नतीजा हमारे सामने आया है, और ये काबिले फख्र भी माना जा सकता है। लेकिन इतनी सारी खूबियों, इतनी सारी ताकतों के बावजूद मिकदारी तहकीक की कुछ हदूद भी हैं। जाहिर है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छा है तो दूसरा वाला बुरा भी होगा और बुरा है तो अच्छा भी होगा। तो यहाँ पर मिकदारी तहकीक के कुछ हदूद हैं। पहली बात क्या है कि इसमें चूंकि नंबर पर हम जो हमारा जो नतीजे होते हैं वो अददी होते हैं, तो हो सकता है कि उनको अददी बनाने में या जो हमने की गिनती की या उसके बारे में जो नतीजे निकाले वो चूंकि गिन कर निकाले तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे सामने मिसाल के तौर पर अगर हम ये गिनना चाहें कि एक बोरी में 200 आम है, तीसरी बोरी में 6000 आम है, तीसरी बोरी में 775 आम है, और सब मिला करके कितना हुआ, तो इन सब को जब हम जमा करते हैं तो जमा करने के लिए हम सबको मिला करके उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और तो हो सकता है कि चूंकि
इंसानी या मशीनी दोनों तरीके से इसमें कुछ गलती हो जाए, अगर एक नंबर भी इधर से उधर हो जाता है या एक नंबर छूट जाता है तो पूरा का पूरा जो नतीजा है वो गलत साबित हो सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी हुदूद यहाँ पर नाजरीन ये मानी जाती है कि अगर जो जिन अददों का हमने इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होते हैं वो भी अददी हैं, और उन अददी डेटा का जब हम एनालिसिस करके उसकी शुमारियाती जांच करते हैं वो भी अददी तौर पर ही करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है किसी भी वजह से करके तो वो पूरा का पूरा नतीजा ही गलत साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर जिन तरीकों का हमने इस्तेमाल किया है तहकीक करने के लिए, उसकी सेटिंग में उस उन तरीकों को लागू करने में अगर कोई गलती हो जाती है या अगर हमें सब कुछ सही सही नहीं मिल पाता है तो वो सेटिंग ही बहुत मुश्किल हो जाती है, यानी कि फिर ये मुश्किल हो जाता है कि हम इस मकदारी तहकीक का इस्तेमाल कर पाए। मिसाल के तौर पर अगर हमें स्टैंडर्डाइज या जो मयारी पैमाने हैं वो मुहैया नहीं होते हैं तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि हम आंकड़ों को किस तरह से इकट्ठा करें, या अगर हमारे पास जो आंकड़े इकट्ठे जब हमारे हो जाते हैं तो उन आंकड़ों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए अगर एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है तो भी मुश्किल हो जाता है कि हम उन आंकड़ों का नतीजा निकालें कैसे। आंकड़े तो हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं लेकिन एक्सपर्ट के बिना हम उन नतीजों को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं या उन नतीजों से उन आंकड़ों से कोई नतीजा नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेटिंग होता है इसको बनाने में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो हमारी जो तहकीक है वो नाकामयाब साबित हो सकती है, और ऐसे में जो नतीजे निकलते हैं वो गलत साबित होते हैं, वो हमें गुमराह करने वाले नतीजे हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि जो हम नमूने लेते हैं उसके साइज की कोई बंदिश नहीं है, तो अगर हम छोटे नमूनों पर अपनी तहकीक अंजाम दे देते हैं तो वो भी काबिल एतमाद नहीं हो पाता है। और सब मिला करके जब हम अपनी किसी तहकीक का नतीजा जाहिर करते हैं या आम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो जिस मसले के बारे में बताता है या जिस मसले पर हमने अपनी तहकीक की है उसके बारे में वो पूरी बातों की तरफ इशारा नहीं करता है, या हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या उसकी वो पूरे तौर पर काबिल एतमाद ना हो, यानी कि उसमें कुछ बातें ऐसी हो जो कि छूट गई हो। तो इस बात की भी गुंजाइश होती है क्योंकि सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, अपनी तरफ से हम उसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर कहीं जरूरत होता है, अगर इस बात की जरूरत होती है कि हम उसमें कुछ जोड़ तोड़ कर सकते तो वो गुंजाइश इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर इस बात का भी की भी गुंजाइश हो जाती है कि जो नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं तो कई एक बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो पूरी तस्वीर हमारे सामने ना रख सके या पूरी सच्चाई हमें ना बता सके। तो ये इन सारी चीजें जो हैं ये तहकीकी मकदारी तहकीक की कमियां या उनके हुदूद के तौर पर शामिल की जा सकती हैं। अब जब हम मकदारी तहकीक की पूरी नौइयत से वाकिफ हो चुके हैं तो यहाँ पर मकदारी तहकीक के तरीकों की बारी आती है कि अब हम मकदारी तहकीक अगर करें तो उसमें किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या मकदारी तहकीक के तहत कौन कौन सी अलग अलग तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी मकदारी तहकीक को अंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है तजुर्बाती तहकीक का। तजुर्बाती तहकीक जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं या नाम से वाकिफ हैं, तजुर्बा मतलब अंग्रेजी में उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि हम जब किसी चीज को करके देखते हैं, अगर हमने सुना तो हमने उस चीज को सुनकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, पढ़ा तो पढ़ करके हमने जानकारी को इकट्ठा किया, लेकिन अगर हम किसी चीज को करके देखते हैं कि ऐसा
ہم نے پڑھا اور ہم اسے کر کے انجام دے کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں وہ ہمارا تجربہ ہوا کہ ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ آپ جب ہم اس کسی پہلے کی جانکاری کو یا کبھی ہم نے جب کبھی کچھ پڑھا تھا اس چیز کو پڑھے ہوئی جانکاری کو انجام دیتے ہیں، واضح طور پر اسے ہم کر کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا تجربہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہمیں وہی جانکاری ملی جو ہم نے پہلے سے پڑھ رکھا تھا؟ کیا ہمیں وہی جانکاری ملی جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتایا گیا تھا؟ تو اگر وہی جانکاری ملتی ہے تو ہمارا تجربہ جو ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں جو جانکاری تھی پہلے سے وہ صحیح ہے، اور اگر کوئی نیا تجربہ ہوتا ہے تو وہ ہماری نئی جانکاری کے طور پر شامل ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے پہلے سے پڑھا، جو پہلے سے سنا، یا جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتایا گیا تھا، اس سے الگ کچھ چیزیں ہمیں پتا چلی، کچھ جانکاری حاصل ہوئی، اور یہ جانکاری حاصل ہوئی کب؟ جب ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا، اسے کر کے دیکھا۔ ہم روز چائے پیتے ہیں تو اور چائے کے بارے میں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہمیں بہت یوٹیوب پر بھی مل جاتا ہے، اور لوگوں سے ہم جانکاری اگر لینا چاہیں تو ہمیں بہت بڑی بڑی جانکاری بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دن ہم اپنے باورچی خانے میں جا کر کے خود سے چائے بناتے ہیں تو اس دن اس کا تجربہ ہمیں واضح طور پر ہوتا ہے، اور تب ہمیں جانکاری ہوتی ہے کہ چائے کس طرح بنتی ہے، چائے کی کیا کیا خاصیت ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں اور مزید جانکاری جو ہے ہم اپنی طرف سے اس وقت جان پاتے ہیں، جو کہ شاید ہمیں دوسروں نے نہ بتایا ہو، یا شاید ہم نے نہ پڑھا ہو، یا شاید اگر پڑھا ہو تو ہمیں وہ چیز ثابت ہوتی ہوئی دکھتی ہے کہ جیسا ہم نے پڑھا، جیسا ہم نے سنا، یا جیسا جن لوگوں نے مجھے بتایا، بالکل ویسا ہی انجام آج مجھے حاصل ہوا۔ تو اس چیز کو تجربہ کہتے ہیں۔ نفسیات میں خاص طور پر جب ہم تحقیقی نفسیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب ہم کسی تحقیق کو انجام دینا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پر تجرباتی تحقیق کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مقداری تحقیق کا ایک پہلا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں کہ ہم تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو تجرباتی تحقیق وہ تحقیق ہے جس میں محقق آزاد متغیر کو جوڑتا ہے اور وجہ اور اثر ظاہر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وجہ اور اثر کس وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ تجربہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ نیوٹن نے جب گریویٹیشنل فورس کے بارے میں بتایا تو اس کو پہلے سے اس کی جانکاری نہیں تھی۔ جس دن اس کے سر پہ وہ ایک سیب گرا، وہ آرام سے اپنے باغ میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا، اور اچانک سے ایک سیب اس کے سر پہ گرتا ہے، اور اس دن سے اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ کیوں ایسا کیوں ہوا کہ پیڑ سے پھل نیچے ہی گرا، اور اب یہ جب پھل نیچے آ گیا ہے تو یہ اوپر کیوں نہیں جا رہا۔ تو یہ سوال کیوں، اس کی وجہ ہے، اور پھر اس کا اثر۔ تو جب ہم تجربہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی جو ہمارا متغیر ہے اس کو ہم اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کا اثر کیا پڑے گا، جسے انگریزی میں کاؤز اینڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے۔ تجرباتی تحقیق ایک قسم کا مطالعہ ہے جو سائنسی تحقیق کے ڈیزائن کی سختی سے پیروی کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی تجرباتی تحقیق کا استعمال کرتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے زیادہ سائنسی نتیجے ہوں گے، کیونکہ اس کی جتنی شرائط ہیں وہ سب سائنسی شرائط ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنسی تحقیق کے ڈیزائن کی سختی سے پیروی کرتا ہے۔ اس میں تجربے کے ذریعے کسی مفروضے کو ثابت کرنے کی جانچ یا کوشش شامل ہوتی ہے۔ جو ہم مفروضے بناتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ جب بھی ہم کسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں اپنی تحقیق کے لیے تو تحقیق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ مفروضے تیار کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا
یہ حل ہو سکتا ہے، وہ مفروضے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، وہ مفروضے صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم تجرباتی تحقیق کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر جو مفروضے ہم بناتے ہیں اس میں اس بات کی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو مفروضے ہم نے بنائے ہیں اسے جانچ کے ذریعے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، یا غلط ثابت، صحیح یا غلط جو بھی ہو وہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد اس طرح یہ ایک زیادہ آزاد متغیرات کا استعمال کرتا ہے، ان میں ہیرا پھیری کرتا ہے اور پھر انہیں ایک یا زیادہ منحصر متغیرات پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک یا زیادہ منحصر متغیرات کو شامل کر سکتے ہیں اپنے مسئلے میں، جس پر کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آزادانہ متغیرات ہیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا فائدے ہیں اس کے، تجرباتی تحقیق کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ جو فائدہ نکل کے سامنے آتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ جو نتیجے ہمیں آتے ہیں اس نتیجوں کا ہم اس طرح کے مسئلے پر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نتیجے ہمیں سہارا دیتے ہیں دوسرے طرح کے اسی سے ملتے جلتے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہ نتیجے ہمیں اس کے لیے مددگار ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے طریقے کے جو تجربہ کر رہے ہیں اس میں پہلے والے تجربے جو ہے وہ مددگار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم متغیرات کا استعمال کرتے ہیں اس پر ہماری پکڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر صاف واضح طور پر آزادانہ متغیرات اور انحصر متغیرات کو صاف طور پر الگ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس کا اثر دیکھ رہے ہیں اور کس کی وجہ کو کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے متغیرات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آزادانہ اور منحصر متغیرات پر اثر ڈالتے ہیں ان کو ہم قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک جو تجربہ کر رہے ہیں اس تجربے میں کسی دوسرے متغیرات کا اثر جو ہے وہ نہ پڑ سکے یا اسے کافی حد تک قابو کیا جا سکے، اور جو اس کے نتیجے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے تجرباتی تحقیقات کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ سیدھے طور پر وہی انہی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے مسئلے سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے مسئلے کے نتیجے کو واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں، اور کسی دوسرے مسئلے کی شروعات کرنے کی یہ کڑی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو نتیجے ہیں وہ بہت خاص ہو جاتے ہیں، جو جتنے طرح کے متغیرات ہوتے ہیں اس پر ہمارا قابو ہوتا ہے، اور ہم دوسرے طرح کے جب نتیجوں کا استعمال مسئلوں کا جب تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی مسئلے سے ملتے جلتے تجربوں کو جب انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے ہمارے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ان خصوصیات سے یا ان فائدے سے نکل کر کے اس کی تجرباتی تحقیق کی 4 خصوصیات سامنے آتی ہیں، جس میں کہ پہلی بات ہے کہ ہم اس تجربے میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں۔ کس چیز کی ہیرا پھیری کر سکتے ہیں؟ متغیرات کی ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم متغیرات کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم کچھ سے کچھ کم کر سکتے ہیں، ضرورت اگر ہمیں لگے کہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے تو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے متغیرات جس کا کہ جو ہمارے تجربے پر اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں انہیں ہم قابو میں کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہمارے نمونے ہوتے ہیں ان کا جو ہم چناؤ کرتے ہیں وہ رینڈم ہو سکتا ہے، یعنی کہ بے ترتیب تفویض اور بے ترتیب انتخاب، اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسے چننا ہے اور کسے نہیں چننا ہے، جو بھی ہمیں مل جاتے ہیں رینڈملی مل جاتے ہیں اس کو ہم چن لیتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 باتیں نکل کے سامنے آئیں کہ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، قابو میں کر سکتے ہیں، اور بے ترتیب تفویض اور بے ترتیب انتخاب۔ ایک بات یہاں پر اور سامنے آتی ہے جسے آبزرویشن کہا جاتا ہے، آبزرویشن اور ریپلیکیشن۔ تو یہاں پر ریپلیکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کتنا بھی قابو کر کے کسی تجربے کو انجام دیں
تو کچھ باتیں اس میں رہ جاتی ہیں یا چھوٹ جاتی ہیں، تو اسی تجربے کے بنا پر پھر ہم ویسا ہی دوسرا تجربہ کر سکتے ہیں جسے ہم ریپلیکیشن کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیزیں تب اور زیادہ صاف ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی تجرباتی تحقیق میں منحصر متغیر اور آزاد متغیر، یہ دو خاص طرح کے متغیر شامل ہوتے ہیں۔ کنٹرول شدہ حالات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے منحصر یا جو دوسرے متغیر ہوتے ہیں، جو متغیرات ہوتے ہیں، ان کو ہم قابو میں کرنے کی حالت میں ہوتے ہیں، چونکہ اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ متغیرات کی ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ضرورت کے حساب سے ہم اپنے متغیرات میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ مطالعہ کے مقصد کا مشاہدہ، کہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تجرباتی تحقیق کی ہیں۔ اب تجرباتی تحقیق کے اقسام، اس کے دو اقسام بتائے گئے ہیں۔ ایک اقسام کو لیبورٹری تجرباتی تحقیق بتایا گیا اور دوسرے کو فیلڈ تجرباتی تحقیق بتایا گیا۔ تو لیبورٹری تجرباتی تحقیق کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ لیبورٹری تجرباتی تحقیق، تو جو کہ لیبورٹری میں رکھ کر کے تجربہ کیا جا سکے۔ تو لیبورٹری کے تجربات ایک تحقیقی طریقہ ہے جس میں کسی خاص خصوصیت پر بعض اثرات کے تعلق کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تجربہ کرنا ہے وہ لیبورٹری کے سخت حالات میں کیا جائے گا۔ آزاد متغیر کو ایک معیاری طریقہ کار میں جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ انحصار متغیر پر اس کے اثر کی جانچ پڑتال کی جا سکے بغیر کسی دوسرے متغیر کے متضاد اثرات کے، یعنی کہ باقی متغیر کے اثرات کو قابو میں کر لیا جاتا ہے اور اس کے آزاد متغیر کے اثرات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد ٹیسٹ کے حالات کو ہر ممکن حد تک قابو میں رکھنا ہے اور اس طرح خرابی کے عوامل کو کم کرنا ہے جو نتائج کو غلط یا متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیلڈ تجرباتی تحقیق ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو نام سے پتا ہے کہ فیلڈ تجرباتی تحقیق، یعنی کہ یہاں پر لیبورٹری سے نکل کر کے جو تجربہ ہوتا ہے وہ فیلڈ میں ہوتا ہے۔ فیلڈ تجربہ ایک تحقیقی طریقہ ہے جہاں آزاد متغیر کو جوڑ توڑ کیا جاتا ہے اور منحصر متغیر کو حقیقی دنیا کی ترتیب میں ماپا جاتا ہے، یعنی کہ عنصر متغیر ہیں ان کو حقیقی دنیا میں لیبورٹری سے باہر نکل کر کے حقیقی دنیا میں جیسے وہ ہیں، جہاں پر وہ مثال کے طور پر اگر ہم 8ویں کلاس کے کچھ بچوں کے اوپر اگر اپنی تحقیق کریں تو ایک بند کمرے میں انہیں 8ویں کلاس کے بچوں کو لا کر کے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ لیبورٹری تحقیق ہے، لیکن اسی کلاس میں رکھ کر کے جب ہم 8ویں کلاس میں اس کے اسکول کے 8ویں کلاس میں رکھ کر کے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ فیلڈ تجرباتی تحقیق ہو سکتا ہے۔ اس کے بھی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے خاص طور پر فیلڈ تجربات کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ حقیقی دنیا کی ترتیبات اور اکثر بلا روک ٹوک انجام دیے جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ یا اس میں کسی قسم کی کوئی چیزیں قابو نہیں کی جاتی ہے۔ یہ لیبورٹری کے تجربات کے برعکس ہے جو لیبورٹری کے مصنوعی اور انتہائی کنٹرول شدہ ترتیب میں مفروضے کی جانچ کر کے سائنسی کنٹرول کو نافذ کرتے ہیں۔ یعنی کہ لیبورٹری میں جب ہم کسی تجربے کو کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سخت ماحول میں تجربہ کرتے ہیں جہاں پر باقی سارے طرح کے جو متغیرات ہیں انہیں کنٹرول کر لیا جاتا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں جب ہم کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو کنٹرول کیے بنا اسی شکل میں تجربے کو کیا جاتا ہے جس شکل میں وہ خود ہیں، یعنی کہ جہاں جس طرح کی حالات ہیں اسی حالات میں حقیقی دنیا میں ہی انہیں کیا جاتا ہے۔ اب غیر تجرباتی تحقیق کیا ہے؟ غیر تجرباتی تحقیق کی وہ قسم ہے جس میں آزاد متغیر کا فقدان ہے، یعنی کہ یہاں پر جو تحقیق میں کرتے ہیں یا تحقیق کردہ ہیں وہ جب تحقیق کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیرا پھیری، کوئی جوڑ توڑ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف
उसी चीज की तहकीक करते हैं जो जिस शक्ल में हो रहा है या जिस शक्ल में वो अंजाम पा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से लेबोरेटरी में या जिस तरह से फील्ड तजुर्बा में किया जाता है तहकीक, वो ना करके सिर्फ यहाँ पर जो तहकीक करदा है वो ये देखते हैं कि जिस हालात में जो चीजें हो रही हैं उसे सिर्फ उसी हालात में बिना किसी जोड़ तोड़ के, बिना किसी आजादाना मुतगिर के जोड़ तोड़ के उसमें उसको उसी अंदाज से तहकीक करना जरूरी होता है। गैर तजुर्बाती तहकीक वो तहकीक है जिसमें एक आजाद मुतगिर की हेरा फेरी बेतरतीब तफीज के जरिए गैर मिल्की मुतगिरात पर कंट्रोल या दोनों का फुकदान है। इसके बाद इसकी कुछ खुसूसियात हैं कि गैर तजुर्बाती तहकीक की खुसूसियात क्या है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि ज्यादातर मुतालात उन वाकयात पर मुबनी हैं जो पहले पेश आए और बाद में उनका तज्जिया किया जाता है, यानी कि पहले हो चुके हैं और फिर उनका तज्जिया किया जाता है। दूसरी बात है कि इस तरीके में इखलाकियात या इखलाकियात जैसी वजूहात की बिना पर कंट्रोल शुदा तजुर्बात नहीं किए जाते, यानी किसी भी तरीके की ये तजुर्बा जो है वो उसमें अखलाकियात का कोई दखल नहीं होता है। कोई भी मुताला के नमूने नहीं बनाए जाते हैं, इसके बरक्स नमूने या शरका पहले से मौजूद हैं और अपने माहौल में तरक्की करते हैं। यहाँ पर हम अपनी तरफ से किसी भी तरह के नमूनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि बाकी तजुर्बाती तहकीक में देखा गया कि हम नमूने तय करते हैं कि इतने नमूने पर हम उसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से और जो है जिस तरीके के नमूने पहले से जहां पर हैं उसी नमूनों पर तहकीक करना होता है। महक़क़ नमूने के माहौल में बरारास्त मुदाखलत नहीं करता है, यानी कि जो महक़क़ है, जो तहकीक करने वाले हैं, वो अपने नमूने के माहौलियात में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करते हैं। ये तरीका मज़ाहिर का बिल्कुल उसी तरह मुताला करता है जैसे कि वो हुआ था, जिस शक्ल में जिस तरह से कोई चीज अंजाम पाई उसी शक्ल में उसका मुताला करना होता है। इसके बाद फील्ड स्टडीज भी मकदारी तहकीक का एक खास तरीका माना जाता है। फील्ड स्टडीज गैर तजुर्बाती साइंसी इस्तिफसरात है जिनका मकसद हकीकी समाजी ढांचे में समाजी नफ्सियात और तालीमी मुतगरात के दरमियान ताल्लुकात और तामलात को दरियाफ्त करना है। तो यानी कि ये भी फील्ड एक्सपेरिमेंट की जैसा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर फील्ड स्टडीज जो है वो समाजी नफ्सियाती और तालीमी मुतगरात के दरमियान राब्ता जो है कायम करता है, मालूमात हासिल करता है। फील्ड स्टडी इन्वेस्टिगेटर आम तौर पर किसी आज़ाद मुतगीर में हेरा फेरी नहीं करता है, यानी कि जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो आज़ाद मुतगीर में हेरा फेरी नहीं करते हैं, ना ही बेतरतीबी और ना ही तजुर्बाती हेरा फेरी मुमकिन हो सकती है। फील्ड स्टडीज तहकीकी सरगर्मियां में जो आपके दफ्तर या लैब के बजाय सारिफ के तनाज़ुर में होती हैं। मुमकिना फील्ड स्टडी के तरीकों और सरगर्मियों के हद बहुत वसी होती है, क्योंकि इसमें हम किसी हद में इसे काबू नहीं कर सकते हैं। इसकी जो हदें हैं वो बहुत वसी हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी समाज, कोई भी दायरा इसके लिए हो सकता है जहां पर हम जिसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं या तजुर्बा कर सकते हैं। फील्ड स्टडीज आमने सामने इंटरव्यू, सर्वे या बराह रास्त मुशाहिदे के जरिए असल या गैर रवायती डेटा इकट्ठे करते हैं। इस तहकीकी तकनीक को आमतौर पर तहकीक के इब्तदाई शक्ल समझा जाता है, क्योंकि जमा करदा डेटा सिर्फ उस मकसद के लिए मखसूस होता है जिसके लिए उसे इकट्ठा किया था, इसलिए इसका इत्तलाक आम लोगों पर नहीं होता है। क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए इसका इत्तलाक आम लोगों पर नहीं होता है। इसकी कुछ खुसूसियात हैं कि महक़क़ आज़ाद मुतगीर को जोड़ नहीं सकता, मुताला कुदरती माहौल में किया जाता है, अंदरूनी एतबार कम होता है, बैरूनी मौज़ूनियत ज़्यादा होती है और रैंडमाइजेशन मुमकिन नहीं होता है। तो नाज़रीन, ये थे आपके आज की जानकारी के लिए
کہ مقداری تحقیق کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں، خاص طریقے ہیں جس کے بنا پر مقداری تحقیق کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور اگلے کلاس میں انشاءاللہ پھر سے ایک نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔